नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 का नाम दिया। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी के साथ बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। अमित शाह ने कहा कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, ये संकल्प पत्र है। उत्तर प्रदेश को नए भविष्य की तरफ ले जाने का संकल्प पत्र। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 22 वायदों वाला वचन पत्र जारी किया। समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में जो खास बात नजर आई वो 1 लीटर मुफ्त पेट्रोल और 6 किलो फ्री सीएनजी का वायदा वो करते नजर आए। सपा के मैनिफेस्टो के मुताबिक 2 पहिया वाहनों के मालिकों को हर महीने 1 लीटर मुफ्त पेट्रोल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और इसमें ज्यादातर सीटें पश्चिमी यूपी की है। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो चुका है। हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। सपा नेता कीर्ति निधि पांडे जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में। और बीजेपी प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ जी भी हैं। नेहा शालिनी दुआ जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। बीजेपी ने अपने वादों का पिटारा खोल दिया है जनता के लिए, और आपको क्या लगता है, क्या इस संकल्प पत्र में आपके अहम बिंदु रहे हैं जो जनता को एक बार फिर आप पर विश्वास दिलाने के लिए सहमत कर पाएंगे? हमने जो 2000 अपने संकल्प पत्र में दिखाया है कि हमने जो करके दिखाया है, बाद में वादों की तो अलग बात है, हमने जो रियलिटी ग्राउंड पे करके दिखाया, जैसे कि 5 जो है एक्सप्रेस हाईवे और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कोई नहीं लेके आया, ये हम ही लेके आए। फिर वहाँ महिलाओं की जो हिस्सेदारी, आप देखिए पुलिस जो कर्मी है महिलाएं, उनको 60,000 महिला कर्मियों को अभी नौकरी पे रखा, 6,000 महिला कर्मियों को नौकरी पे रखा गया है। 5 लाख रोजगार जो है वो तो दिए गए हैं सरकारी नौकरियों द्वारा, और जो स्टार्टअप शुरू करवाए गए हैं वो भी 3 लाख से ऊपर के हैं। तो आप ये लगाइए कि 8 लाख नौकरियां तो हमने दी है, और जो हमने अभी गन्ने की खेती का गन्ने का भुगतान किया है वो भी हमारे संकल्प पत्र में साफ लिखा हुआ है। तकरीबन ये संकल्प पत्र हाँ, हमने 36,000 करोड़ से 86 लाख किसानों की कर्ज माफी की है। हमने पीएम किसान सम्मान निधि, ये सभी जानते हैं कि हमने किसानों को दी है, और कितने किसानों को दी है? 2.5 करोड़ किसानों को, यूपी के 2.5 करोड़ किसानों को दी है। फिर 1.57 लाख करोड़ जो गन्ने का भुगतान था वो हमने यूपी में पूरा किया है। यूपी जो है सेकेंड लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में दूसरा स्थान रखती है। पहले कौन सा स्थान था आप बताइए? कोई भी बोल सकता है। पहले वहां भ्रष्टाचार था, गुंडा राज था, इसलिए वहां पर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, इन्वेस्टर्स वहां नहीं आते, बड़े बड़े कारोबारी वहां अपना बिजनेस सेटअप करने नहीं चाहते थे। इसी कारण अर्थव्यवस्था में क्या था यूपी का स्थान? आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी स्टेट और स्थान क्या था? 13वां 14वां। हमारे आने के बाद, यूपी में भाजपा सरकार आने के बाद अर्थव्यवस्था में सेकेंड लार्जेस्ट है स्टेट जो यूपी है, उसका योगदान है। किसकी वजह से? क्योंकि हमने गुंडा राज वहां खत्म किया, हमने भू माफिया खत्म किया। इसी वजह से लोगों के अंदर विश्वास जागा, बिल्डर और बड़े बड़े जो कारोबारी हैं और छोटे कारोबारी भी, कि हम यहाँ सेफ है। आगे मैं बताती हूँ कि महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण हमने दिया। ये हमने जो करके दिखाया वो बता रही हूँ, जो करेंगे वो तो संकल्प पत्र में सारे लोगों को दिख ही गया होगा। ये जो हमने करके दिखाया है, 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन अकेले यूपी में ही हमने उपलब्ध कराया है। ठीक है। गरीब कल्याण योजना के तहत हमने 3 करोड़ मजदूरों को 500 रुपए मासिक जो है एक भत्ता देते हैं वो दिया है। 1,000 कारीगरों को 1,000 रुपए मासिक भत्ता दिया। तो ये सारा कुछ तो हमने नेहा शालिनी दुआ जी, आपने विस्तार से वर्णन कर दिया कि जो भी तमाम चीजें रही हैं जनता के लिए की गई, वो क्या क्या रहा, वो आपने संकल्प पत्र में बताया, आपने बता दिया। पांडे जी कितना सहमत है उनसे जान लेते हैं, और उनके संकल्प पत्र में क्या अहम बिंदु है पहले वो जान लेते हैं, और फिर देखेंगे कि किसका संकल्प पत्र किस पर भारी पड़ रहा है। पांडे जी कितना सहमत है? ये हमारा संकल्प पत्र जो है हमने जो किया वो बताया मैंने। जी बिल्कुल, मैंने यही कहा कि आपने विस्तार पूरा बताया, आपने वर्णन पूरा किया। पांडे जी
देखिए, नेहा शालिनी ध्रुव ने तमाम बातें आपने बताई, लेकिन ये बताना भूल गई कि किसानों की आय दुगनी नहीं। ये बताना भूल गई कि उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी के जनपद में 2 चीनी है, दोनों पर पिछले मार्च से बताया। ये बताना भूल गई कि आज भी 15 से 16 हजार करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया। सर 4 नेहा जी, मैं आऊंगी आपके पास, आप अपनी बारी में बोलिएगा, पांडे जी को बात पूरी करने दीजिए। बताना भूल गई कि किसी आंदोलन के दौरान लगभग 750 किसानों की मौत हुई। जिन्होंने कहा था 2017 के संकल्प पत्र में कि आलू, प्याज, लहसुन इन तीनों पर एमएसपी देंगे, इन तीनों पर एमएसपी को नहीं दिया। इसी बिल के माध्यम से एमएसपी समाप्त करने की साजिश शुरू की आई है। इन लोगों ने नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो खाद मिल रही है किसानों को, उसमें से खाद की दूरी को 5 किलो कम कर दिया और खाद के दाम बढ़ा दिया। इन लोगों ने नहीं बताया। कानून व्यवस्था की बात करते हैं लेकिन हाथरस की बेटी की बात कभी नहीं करते। कानून व्यवस्था की बात करते हैं लेकिन मनीष गुप्ता गोरखपुर व्यापारी की हत्या उसकी बात नहीं करते। जिस विवेक तिवारी की हत्या लखनऊ के अंदर उसकी बात कभी नहीं करते। महोबा के अंदर जो IPS मणिलाल पाटीदार तिवारी की हत्या करने में शामिल था उसकी बात कभी नहीं करते। ये उस घटना का जिक्र नहीं करते जिसमें पंचायत चुनाव में एक महिला का चुनाव होगा। ये उसकी बात के कार्यकर्ता ने दावा किया उसकी स्थिति को थप्पड़ मारने का काम किया। ठीक है पांडे जी, आपने आपके अनुसार ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आपकी सरकार क्या कुछ करेगी? ठीक है, आपकी सरकार अगर आती है तो जनता के लिए क्या कुछ करेगी? क्या ये जो परेशानियां उनके सामने है, बेरोजगारी और महंगाई, जिसे लेकर सरकार को हर कोई घेरता है, आम जनता परेशान है, आपके लिए क्या, आपके पास जनता के लिए क्या कुछ है? देखिए, जो वचन पत्र आजादी ने अखिलेश यादव जी ने दिया उसमें किसानों के लिए पेंशन का इंतजाम और उनके बीमा का इंतजाम। दूसरा, गन्ना किसानों का भुगतान 15 दिन के अंदर, जरूरत पड़ेगी तो फार्मर रिवॉल्विंग फंड का गठन करेगी समाजवादी पार्टी। सिंचाई में बिजली की इंटरनेट देने का काम करेंगे मैं, और हर जो पेट्रोल महंगाई की मार से जो तमाम लोग साइकिल चालक अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहा है, ऐसे गरीब लोगों को, जो मोटर 2 पहिया वाहन के मालिक हो, उनको हर महीने 1 लीटर पेट्रोल मोटर, और जो ऑटो चालक पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं वो 3 लीटर पेट्रोल, जो CNG लेते हैं 3 लीटर CNG हर महीने वो। और समाजवादी पार्टी गरीबों के लिए 10 रुपए में समाजवादी पार्टी के माध्यम से। ठीक है पांडे जी, आपकी आवाज अच्छे से पहुंच नहीं पा रही है, शायद कोई टेक्निकल इशू है। मैं दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी। तो पांडे जी का कहना है कि किसानों के लिए बहुत सारे ऐलान किए गए हैं। अगर किसानों की बात करें तो किसानों की सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात उन्होंने की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसे खरीदा जाएगा। गन्ना किसानों का भुगतान 15 ही दिन में कर दिया जाएगा। किसानों को 4 साल के अंदर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून उनके लिए लाया जाएगा। और किसान आंदोलन का भी उन्होंने जिक्र किया कि जो शहीद हुए थे इस आंदोलन में उनके परिजनों को 25 लाख रुपए की मदद और उनकी याद में स्मारक बनाए जाएंगे। बहुत सारी चीजें। शायद वो भूल गए हैं कि समाजवादी पार्टी ने मिलें, शुगर मिल्स जो थी वो किसानों की बंद करवाई थी। हमने 5 मिलें खुलवाई है। आप शायद ये कहना, अरे आप मेरी बात सुन लीजिए ना, मैंने तो आपके बीच में टोका नहीं, आपने इतने सारे एलिगेशन लगा दिए, तो कम से कम मैं बताऊं, उन्हीं पॉइंट्स पे बता रही हूँ। 2.61 करोड़ शौचालय जो है, पिंक टॉयलेट, उसके लिए 1000 करोड़ रुपया जो है वो योगी सरकार ने दिया है। और वहाँ पर औरतों के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर बाहर महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, और वहाँ टॉयलेट जो साफ सुविधा है वो उसकी भी जो व्यवस्था है वो सरकार ही करेगी। और एम्स गोरखपुर में हमने एम्स बनाया, रायबरेली में हमने एम्स बनाया, और 49 जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसका निर्माण हमने किया। ये तो हमने जो कर दिया है वो हम बता रहे हैं। आप कहेंगे ठीक है नेहा शालिनी दुआ जी, वाहवाही लूट ली, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी का क्या? बताएं बिल्कुल, क्योंकि हर कोई इसका जवाब चाहता है। आज आम आदमी की क्या हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आज आम आदमी की यूपी में क्या हालत है ये सब जग जाहिर
नेहा जी क्या गन्ना किसान ही की खुशी आपके लिए काफी है, और बाकी जो देश का अन्नदाता है उनका क्या? आपको बता रही हूँ, जो यहाँ पर 5 एक्सप्रेस वे बने हैं और 5 अंतरराष्ट्रीय अड्डे बन रहे हैं, हवाई अड्डे, उनसे जो रोजगार मिल रहे, क्या बोलेंगे तो मैं कैसे जवाब नहीं होती? भाई साहब, बोलना होता है। आप बोलिए अपनी बारी में, मुझे बोलने दीजिए मेरी बारी में। आप काउंटर कीजिए, आपको मना किसने किया है? आपने इतने सारे झूठे एलिगेशन लगाए, मैं भी तो उसी का ही जवाब दे रही हूँ ना। आप मुझे जवाब देने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। तो यहाँ जो है आज तक कितना कुछ यूपी में कितने एम्स बने थे, चले पहले की, मैं कहती हूँ जनता जानती है कि जो इन लोगों ने करके वहाँ की जो अर्थव्यवस्था को बकवास करके और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल चरमरा खराब करके हम लोगों को सौंपा, उसके बावजूद भी हमने वहाँ पर उसको स्वस्थ और अच्छा करने के लिए हमने वहाँ 2 मेडिकल एम्स खोले हैं। और वहाँ पर ये कोरोना काल में भी लोगों ने देखा है कि अगर हम वहाँ पर ध्यान ना रखते तो वहाँ लाशों के ढेर लग जाते, ढेर जिसे कहते हैं। लोगों को इन्होंने गुमराह करने के लिए बहुत बातें करी कि मत लगवाओ ये इंजेक्शन, ये भाजपा का इंजेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने ये बात नेहा जी लेकिन ठीक है, मैं वही कह रही हूँ कि वाहवाही लूट ली, लेकिन ये दो पॉइंट्स क्लियर कर दीजिए, महंगाई और बेरोजगारी, इसका क्या? मैं बेरोजगारी पे यही बोल रही हूँ, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में बन रहा है, गौतम बुद्ध नगर में, आपको शायद पता हो, उससे 25 से 30 लाख नौकरियां तो वैसे ही जनता को, लोगों को मिलेंगी। इन लोगों ने क्यों नहीं सोचा? ये विजन क्यों नहीं गया? अयोध्या जो पर्यटन स्थल, मैडम अभी मिलेंगी, अभी मिली नहीं है। देश का अभी युवा रोजगार है, उत्तर प्रदेश में युवाओं का क्या हाल है, खैर वो किसी से छुपा नहीं है। पांडे जी ठीक है, नेहा जी मैं वापस आऊंगी आपके पास, नेहा जी मैं वापस आऊंगी, ठीक है मैं आऊंगी आपके पास वापस। पांडे जी, किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें कर दी गई हैं बीजेपी की तरफ से, किसानों को लुभाने की कोशिश आपकी पार्टी भी कर रही है और बीजेपी भी कर रही है। खैर किसान इस बार क्या चुनते हैं वो उनके हाथ में है, लेकिन आपकी तरफ से आपको क्या लगता है, जितने पॉइंट्स गिनवाए हैं नेहा शालिनी दुआ जी ने, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, इन्होंने 2 एम्स की बात किया, एक रायबरेली के गोरखपुर। नेहा शालिनी दुआ जी को जानकारी होनी चाहिए कि दोनों एम्स की जगह अखिलेश यादव जी ने उपलब्ध कराई। रायबरेली की एम्स को यूपीए गवर्नमेंट ने दिया था, तब बसपा की सरकार थी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने वहां जमीन नहीं उपलब्ध कराया था रायबरेली। तो वहां भी जमीन उपलब्ध कराने का काम 2012 में जब हम सरकार में आए तो किए थे। और गोरखपुर में भी एम्स की जमीन समाजवादी पार्टी की सरकार में उपलब्ध कराया। गोरखपुर पूर्वांचल के लोगों के साथ धोखा किया भारतीय जनता पार्टी ने, एम्स के नाम पर मिनी एम्स दिया। आज भी वहां कुछ फंक्शन में नहीं है, संविदा के डॉक्टर है, बाकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही, बाकी एम्स के नाम पे केवल धोखा है पूर्वांचल के लोग। और शालिनी भी करें कि लगातार हमने नौकरियां दिया, हम करें चलिए हम मान लेते कि आपने 5 लाख नौकरी दिया, हम उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते, लेकिन कमिटमेंट 2017 के संकल्प पत्र में 70 लाख का था। 10 लाख नौकरियां हर साल देने की बात थी। कोरोना 2 साल से, उससे पहले तो कभी नहीं हुआ था। ये तो वैश्विक महामारी है। 70 लाख से 35 लाख को दे देते, 15 लाख दे देते, 20 लाख दे देते। पांडे जी 10 लाख रोजगार की बात आज भी की गई है, 10 लाख रोजगार की बात आज भी की गई है। स्वराज के मौके की बात की गई है कि सभी गांवों में बस की सुविधा दी जाएगी, ऐसे बहुत सारे आज भी वायदे किए गए हैं। पांडे जी, जनता इनके पे भरोसा नहीं करेगी, इसलिए नहीं करेगी कि इन लोगों ने 2017 के संकल्प पत्र का पालन नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ कि देश के माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए था कि 2017 के संकल्प पत्र मैंने कितना संकल्प लिया था और उसने कितना संकल्प पूरा किया। पांडे जी लेकिन बीजेपी गिनवा रही है बाकायदा कि ये काम हमने किए हैं, जो हमने कहा था वो हमने किया है, हमने अपने वायदे पूरे किए हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, हम तो राम मंदिर राम मंदिर आप बनवा रही है, बस यही प्रॉब्लम है। हमारी सरकार बनवा रही है, हमारे सरकार ने, हमारी सरकार के आने में अब आप कैसे सुप्रीम कोर्ट को पहले आपने राम भक्तों के ऊपर गोलियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार बनवा रही है। बताइए, यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, यही तो फर्क है, बस यही तो फर्क है। आप लोगों को हमने हम काम ठीक है।
ठीक है नेहा शालिनी दुआ जी, एक सवाल मेरा आपसे है किसानों से जुड़ा हुआ। किसानों की आपने बात कही कि गन्ना किसान बहुत खुश हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से किसान आंदोलन चला और हमने देखा किसानों की क्या स्थिति थी और किस तरह से अपनी मांगों पर वो अड़े रहे, हालांकि अमित शाह ने जाट नेताओं से मुलाकात भी की, उन्हें समझाने की कोशिश की, समन्वय बैठाने की कोशिश की, क्या लगता है कि उनका गुस्सा इस बार इन चुनावों पर कितना असर दिखाएगा, या फिर सरकार की जो कोशिशें हैं कि किसानों को मनाया जा सके, उन्हें उन तमाम चीजों के बारे में बताया जा सके जो उनके लाभ के लिए है, जो देश के प्रधानमंत्री खुद कहते नजर आए, क्या आप कि पार्टी किसानों को समझाने में सफल हो पाएगी या इसका नुकसान उठाना पड़ेगा इस बार? बिल्कुल नहीं, पार्टी जो है वो समझाने में सफल हुई है। यही कारण है कि किसान आज समझ रहा है कि एक वक्त था किसी प्रधानमंत्री ने अपनी बात मनवाने के लिए इमरजेंसी लगा दी थी। एक ये प्रधानमंत्री थी है माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जनता की बात को ऊपर रखने के लिए माफी तक मांगी आगे कि चलो कोई बात नहीं, हम अपनी बात शायद आपको नहीं समझा सके। अरे भाई मैं सुन तो लीजिए कि हम अपनी बात आपको नहीं समझा सके, ये हमारी गलती है, लेकिन हमने जो है हमने आप लोगों को भला सोचा था। हम कुछ किसानों को आप लोगों की राजनीति से प्रेरित। ठीक है पांडे जी समय का अभाव है हमारे पास। एक छोटा सा रिएक्शन आपसे जल्दी मैं चाहूंगी कि ये जो घोषणा पत्र आपने जारी किया है आपकी पार्टी ने, कितना आप सफल हो पाएंगे आपको लगता है जनता को अपने इन वायदों के बारे में समझाने में, और जनता आप पर विश्वास जताए? आपको लगता है कि जो बातें कही गई हैं जनता आप पर विश्वास जता पाएगी? देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, 2012 में हमने संकल्प किया था। हमने कहा था लैपटॉप बांटेंगे इंटर पास विद्यार्थियों को, हमने लैपटॉप दिया। हमने कहा था कि हम कन्या विद्या धन देंगे बेटियों को इंटर पास करने के बाद 30,000 रुपए, तो हम 30,000 रुपए मिला। ठीक है नेहा जी बात पूरी करने दीजिए। नेहा जी बात पूरी करने दीजिए। एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपके पास भी आऊंगी। समाजवादी पेंशन मिला। पांडे जी जल्दी। समाजवादी पेंशन के रूप में हम लोगों ने 55 लाख महिलाओं को पेंशन दिया, मजदूरों को साइकिलें दी, और लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने अगर कमिटमेंट किया तो उसको पूरा करेंगे। देश की भारतीय जनता पार्टी की तरह वादे नहीं करेंगे कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे। बाद में कहा गया जुमला है, महंगाई कम करेंगे, बाद जो हुआ जुमला है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, जनता परेशान है, और 10 तारीख से शुरुआत है, 10 तारीख से शुरुआत है, 10 मार्च को भाजपा साफ। ठीक है नेहा शालिनी दुआ जी एक छोटा सा रिएक्शन 30 सेकंड में जल्दी। मैं तो ये कहती हूँ इनकी कैंडिडेट लिस्ट देख के जनता डर गई है कि अगर दोबारा से इनको चुन लिया तो वही भ्रष्टाचार होगा, वही आतंकवाद होगा, वही भूमाफिया होगा, और वही लोग जो होंगे कब्जा करेंगे। तो भैया इनको वोट नहीं देना। मुख्यमंत्री के बारे में बता दीजिए, उन्होंने अपना मुकदमा आतंकवादियों की लिस्ट है, और जिस तरीके से इनकी सरकार ने आतंकवादियों को फेवर किया है वो भी जनता जानती है। तो आप लोग बौखलाइए मत, ये पक्का है कि आप। चलिए ठीक है नेहा शालिनी दुआ जी और पांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तो फैसला जनता ही कर पाएगी कि इस बार विश्वास जनता किस पर जताएगी, क्या बीजेपी पर वो फिर एक बार विश्वास जताएगी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी तो वायदे कर रही है और मंच के माध्यम से उन्होंने इस बात का आज जिक्र भी किया अपने संकल्प पत्र में कि किस तरह से जो तमाम वायदे किए गए थे उन्हें पूरा किया गया। और सपा का भी वचन पत्र जिसमें वायदों की झड़ी लगाई गई है किसानों के लिए और महिलाओं के लिए, और जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है उसके लिए बहुत सारी चीजें आज इस संकल्प पत्र और वचन पत्र में सामने आई हैं। खैर देखने वाली ये बात होगी कि अब जनता भरोसा किस पर जताती है। बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन तेज हो गया है। उडुपी के महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज के कैंपस में हिजाब पहनी छात्राएं और भगवा गमछा पहने हुए स्टूडेंट्स के बीच जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। मंगलवार सुबह हिजाब पहने हुई छात्राओं और भगवा गमछा पहने हुए स्टूडेंट्स ने कॉलेज कैंपस में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। तस्वीरें आपके सामने हैं। राज्य में हंगामा, बवाल, विरोध और प्रदर्शन लगातार देखने को मिला। हर जिले में एक तरफ हिजाब पहनकर तो दूसरी तरफ भगवा शॉल पहनकर दोनों पक्षों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सिर्फ छात्र नहीं बल्कि विभिन्न संगठनों के जो सदस्य थे वो भी परिसर के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। कई जगह स्थिति को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। राज्य में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में पथराव और लाठीचार्ज की घटनाएं सामने आई और इस घटना के कारण सूबे के ज्यादातर जिलों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। शिवमोगा में बापूजी नगर गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के आसपास के इलाकों से भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई।
जहां एक तरफ मुस्लिम छात्राएं कह रही हैं कि हिजाब उनके धार्मिक परिधान का अंग है, वो घर से बाहर निकलते समय इसे जरूर पहनती हैं और उन्हें हिजाब पहनने के लिए रोकना गलत है। और भगवा गमछा पहने हुए स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर वो अपना धार्मिक पहनावा पहनेंगे तो हम भी कॉलेज में भगवा गमछा डाल कर आएंगे। जो आप छात्रा देख रहे हैं, इसका यही कहना था कि मैं अपना हिजाब पहनकर आऊंगी। वहीं प्रदर्शन करते और छात्र भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और एक तरफ जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे तो दूसरी तरफ इस महिला की तरफ से भी नारेबाजी की गई। साहब, ये जो बवाल चल रहा है, जिस तरह से हिजाब को लेकर और गमछा पहनने को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, इस विरोध को, इस विवाद को आप कैसे देखते हैं? क्या ये सही है इस तरह का विवाद पनपना? देखिए, हिंदुस्तान का संविधान, हमारा संविधान हर आदमी को कपड़े पहनने की, अपनी मर्जी के खाना खाने की, अपनी मर्जी के वस्त्र पहनने की इजाजत देता है। जी बिल्कुल। इसमें जो ज्यादा दखल अंदाजी कर रहे हैं वो खुद सोचें कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। दूसरी एक चीज और है, अगर कोई स्कूल ड्रेस कोड निर्धारित करता है और वो हिजाब का कोई एक कलर मुंतखब करता है, कहता है कि सर एक ही कलर का हिजाब लगा के आएंगे, तो हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन ये कहना कि हिजाब नहीं लगा के आएंगे ये बाउंडेशन है, या हिजाब लगा के जाना अनिवार्य है ये बाउंडेशन है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन जयदीप साहब, जहां पर स्कूल कॉलेजेस में बच्चों का विजन पढ़ाई होना चाहिए, किस फील्ड में उन्हें जाना है, कौन सी पढ़ाई उन्हें करनी है, इस राह से भटक कर ये बच्चे किस राह पर निकल पड़े हैं? मजहब की बात हो रही है, हिजाब की बात हो रही है। क्या नहीं लगता कि देश का युवा या जो ये छात्र हैं ये गलत दिशा में बढ़ चले हैं और इनको सही रास्ते पर ले जाया नहीं जा रहा और राजनीति इस पर अलग से हो रही है? देखिए, हमने एक चीज कही थी, देखिए हम भी स्कूल चलाते हैं और हमारे यहाँ 3 लैंग्वेज फार्मूला है। अगर किसी को उर्दू पढ़नी है तो उर्दू पढ़े, और उर्दू नहीं पढ़ना चाहता तो संस्कृत पढ़ सकता है। और हम इसे 8 क्लास तक चलाते हैं। हमारे यहाँ नेपाली समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, तमाम चौकीदार के गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। हम उन पे भी इस चीजों को नहीं थोपते हैं। जिसे उर्दू पढ़ना है, इस्लामियात पढ़नी है पढ़े, नहीं पढ़ना है ना पढ़े। तो ये जबरदस्ती का थोपना भी, हम इसी का भी विरोध करते हैं। लेकिन हमने इससे पहले, बहुत पहले एक चीज कही थी कि हिंदुस्तान में तालिबानी युग का, जो अफगानिस्तान का तालिबानी युग था, वो उसका हिंदुस्तानी संस्करण यहाँ देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के अंदर जब धर्म संसद होती है वहां कहते हैं किताबें फेंक दीजिए, हथियार उठा लीजिए। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, दोस्त इस बच्ची का विरोध कर रहे थे, जो कर रहे थे वो एक पार्क में जाके अपने गमछे जला रहे हैं। यानी कि जो ये है, जो फंडेड है, जो प्रायोजित है, ये सरकार को समझना चाहिए। वहाँ के कानून व्यवस्था, जो पुलिस प्रशासन है, उसे देखना चाहिए कि ऐसे प्रायोजित लोग जब जाके वहाँ स्कूल में एंट्री करते हैं तो स्कूल प्रशासन क्या कर रहा था। तो ये सब देखने की चीज है। इसे नफरत की जो ये बिहार बही जा रही है। मैं तो एक चीज और बता दूं ईमानदारी से, मुस्लिम अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम इस बहाने मुस्लिम इदारे बनने चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी को एक काम करना चाहिए, जिस तरह से क्रिश्चियनों ने स्कूल बनाए हैं, ऐसे मदरसों की श्रृंखला छोड़ के स्कूल बनाने चाहिए। और तब ये लोग लाइन लगा के जब एडमिशन मांगने आवे, तब आप उससे कहिए कि आप हिजाब पहन कर ही आइए। तब ये हिजाब पहन कर जाएंगे, जैसे क्रिश्चियन स्कूल के अंदर ये स्कर्ट पहन कर जाते हैं। हिंदुस्तान का कौन सा कल्चर कहता है, कौन सा समुदाय कहता है कि स्कर्ट पहनिए? हिंदुस्तान का ना हिंदू कहता, ना मुसलमान कहता, ना सरदार कहता। ये स्कर्ट सभ्यता कहाँ से आई है? आप क्रिश्चियन स्कूल में बिल्कुल जयदीप साहब, हम खुद इस बात के पक्ष में नहीं है। अगर कोई बच्ची या कोई छात्रा इस चीज में खुद को कंफर्टेबल फील करती है कि वो अगर हिजाब पहने और स्कूल आए तो उसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन हम इस चीज के भी पक्ष में हैं कि अगर किसी स्कूल ने एक यूनिफॉर्म निर्धारित की है तो उस यूनिफॉर्म को आपको पहनना होगा और उसका पालन करना होगा। क्योंकि बचपन से हम भी जिन स्कूलों में पढ़े हैं या हम देखते हैं अपने आसपास के लोगों को भी, तो स्कूल में एक ड्रेस कोड होता है, एक यूनिफॉर्म का मतलब ही यही होता है कि एक तरह के आपको फॉर्म को फॉलो करना है, एक तरह के कपड़े आपको पहनने हैं। लेकिन उसके बाद अगर इस तरीके का बवाल बढ़ता है और इसी बीच
इस विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला भी किया है, 3 दिन के लिए स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। नहीं लगता कि इससे सिर्फ नुकसान बच्चों को हो रहा है? नहीं, इससे ये कोई फैसले का हल नहीं है। आप बैठ के बात कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए, स्कूल प्रिपरेशन को गाइडलाइन जारी कीजिए। अगर मान लो कोई बच्चा हिजाब लगाता तो स्कूल एक ड्रेस कोड बना सकता है कि सारे बच्चे व्हाइट हिजाब पहन के आएंगे, ये सारे बच्चे ब्लू पहन के आएंगे, ये सारे बच्चे कोई और कलर का पहन के आएंगे। आप ड्रेस कोड में ये शामिल कर सकते हैं, ये शामिल नहीं कर सकते कि आप बच्चे हिजाब पहन के नहीं आएंगे। जब मुस्लिम सभ्यता के अंदर एक पर्दे का हिसाब है और पर्दे के उसका रुकन माना जाता है, हमारे यहाँ हिंदू कल्चर के अंदर ना वो कहना चाहिए सामने को घूंघट निकाला जाता है। आप कहेंगे साहब घूंघट निकालना गलत है, तो ये सारी चीजें गलत हैं। ये किसी का फ्रिज चेक करेंगे क्या खा रहा है जी, तो ये सारी चीजें हो रही ना हिंदुस्तान के अंदर, ये एक उसका हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो कुछ हो नहीं सकता, वहां तो इस तरह के स्टेडियम बंद हो गए, वहां हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल नहीं पा रही, उन्हें चलो अब कर्नाटक में करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छात्रों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच हिजाब विवाद की हम बात कर रहे हैं। तो हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने राज्य में अगले 3 दिनों के लिए सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं छात्रों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करता हूं। मैंने स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया है कि छात्रों के बीच कोई झड़प न हो। उन्होंने कहा कि बाहर के सभी संबंधित व्यक्तियों से भड़काऊ बयान न देने की भी अपील की गई। सीएम ने ट्वीट के जरिए कहा, मैं सभी छात्रों, शिक्षकों और स्कूल कॉलेज के प्रबंधन के साथ साथ कर्नाटक के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। इसी बीच छात्र जो प्रदर्शन करते नजर आए, विरोध करते नजर आए, आइए आपको दिखाते हैं। ಹಿಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅನ್ನ ಆಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ? 2 ತಿಂಗಳಿದೆ ಕಾಲೇಜ್. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और नैनीताल के मतदाताओं को विजय संकल्प सभा के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर तंज कसा। पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस अमृत काल में उत्तराखंड और देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का अवसर मिला है, इसीलिए इस बार का ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने सालों तक उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार रही, तब उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उस समय भी केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री की याद इन्हें नहीं आई। इन्हें कभी समझ ही नहीं आया कि उत्तराखंड के लोगों को कनेक्टिविटी के अभाव में कितनी मुश्किलें हुई। आइए आपको सुनवाते हैं। इन चुनावों में आपके सामने और भी कुछ दल मैदान में है। कुछ दल ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों तक उत्तराखंड से दुश्मनी निकाली और कुछ दल ऐसे हैं जो उत्तराखंड को तबाह करने की नीयत से यहां आए हैं। ये वो लोग आए हैं जिन्होंने कोरोना के कठिन काल में बसें भर भर के उत्तराखंडियों को दिल्ली से धकेल दिया था, दिल्ली से निकाल दिया था। रात रात ठंड के दिन थे। ऐसे लोग अब आज आपसे वोट मांगने आए हैं, जिन्होंने सालों तक दिल्ली में राज किया, उत्तराखंड में भी राज किया। कांग्रेस की नीयत और निष्ठा क्या है, इसका अनुमान इनके चुनाव कैंपेन से, इनके नारों से लगाया जा सकता है। आपको उनके कारनामों का पता तो है ही है, फिर भी
वो क्या करने वाले हैं देखिए। दिल्ली में ये अनेक दशकों तक सत्ता में रहे, इनके नेता यहां सैर सपाटे के लिए आते रहे, लेकिन तब इनको न उत्तराखंड की याद आई, न उत्तराखंड के तीर्थ क्षेत्रों की याद आई, न उत्तराखंड के टूरिज्म की याद आई, न ही इनको 4 धाम की याद आई। इतने सालों तक उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार रही, तब उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उस समय भी केदार धाम की, बद्री धाम की, गंगोत्री, यमुनोत्री की याद उनको कभी नहीं आई। उनकी डिक्शनरी में ये नाम ही नहीं थे। उत्तराखंड विकास के जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, ये भाजपा के आप सभी पर और आपके भाजपा पर जो अटूट विश्वास का नाता है, उस अटूट विश्वास का ही परिणाम है। आज हमारी सरकार जल जीवन मिशन के जरिए हर घर जल पहुंचा रही है। आज प्रदेश के लाखों घरों तक पाइप से पानी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तेजी से गरीबों के लिए घर भी बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा है। और वहीं उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को अब चुनावी मैदान में उतार दिया है। एक तरफ पीएम मोदी कमान संभालते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उत्तराखंड के गंगोलीहाट विधानसभा सीट पर पार्टी का चुनाव प्रचार किया। आइए आपको सुनवाते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, मैं यही कहना चाहूंगा मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, हमारी यह नीति है और इसी नीति के तहत हम भारत की राजनीति में अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यह कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस समेत बाकी पार्टियों की क्या हालत है? कांग्रेस समेत सारी राजनीतिक पार्टियां घर का साथ, खुद का विकास, सब पर अविश्वास और अकेला प्रयास, इसी के सहारे ये चुनाव लड़ रही हैं। इनके पास और कोई दूसरा चारा नहीं। कांग्रेस में तो कांग्रेस की हालत यह हो गई है, उत्तराखंड में वह नेता घोषित करने की स्थिति में नहीं है। कौन नेता बने, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कांग्रेस के जीतने के बाद, यह तय नहीं कर पा रहे हैं। जहां तक हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का प्रश्न है, वह बहुत ही सरल है, बहुत ही सौम्य, और उनका नाम भी पुष्कर है। आजकल एक फिल्म चल रही है, उसकी चर्चा खूब चारों तरफ हो रही है। फिल्म का नाम है पुष्पा और हमारे मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर। मगर यह पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। यह कांग्रेस को समझना चाहिए। और हमारा पुष्कर धामी ऐसा है कि हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा, न किसी भी सूरत में रुकेगा। हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी के रूप में चुनाव के मैदान में हमारी पार्टी ने बहनों भाइयों उतारा है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के लिए आप सबसे वोट मांगने आए हैं। अजीबोगरीब हालात इन्होंने पैदा कर दिए। गलवान घाटी में, लद्दाख में भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच आमना सामना हुआ, संघर्ष हुआ, हमारे जवान भी शहीद हुए।
लेकिन संसद में खड़े होकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि चीन के तो केवल 2-4 जवान मारे गए और भारत के जवान बड़ी संख्या में मारे गए। सरकार को चुनौती दे रहे हैं, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहनों भाइयों, 3-4 दिन पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा, हो सकता है टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के खोजी पत्रकार ने एक समाचार पत्र में क्लेक्सॉन जिसका नाम है, उसमें लिखा है कि मैंने चाइना में भी जाकर लोगों से बातचीत करके जो खोजबीन की है उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, और मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उस आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि गलवान घाटी में भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच जो आमना सामना हुआ था, जो संघर्ष हुआ था, उसमें चीन के 38 से लेकर 50 सेना के जवान मारे गए। बहनों भाइयों, उस ऑस्ट्रेलिया के और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को होना है। 10 मार्च को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। बीजेपी अब पूरे एक्शन मोड में चुनाव प्रचार में जुट चुकी है और गंगोली हाट के अलावा आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जागेश्वर में भी जनसभा को संबोधित किया। मतदान की इतनी अहमियत, जहां तक उत्तराखंड राज्य का प्रश्न है, बहनों भाइयों, आप सबको मालूम है, जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री बनने के पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम अलग से उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। यह वादा किया था और अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमने अपने वादे को पूरा कर दिया और इस उत्तराखंड को जैसा राज्य बनाना चाहते थे, उन्होंने इस उत्तराखंड के विकास के लिए इसे विशेष दर्जा भी दिया। के विकास के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। अभी अजय टंडा जी बता रहे थे, उसका लाभ हमारे इस क्षेत्र को भी मिलेगा। ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है जो चारों धामों को भी जोड़ने का काम करेगी। चारों धामों को भी ये जोड़ने का काम करेगी। यह कोई छोटी बात नहीं है। इस पर लगभग 11,700 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। चारों धाम का सहजता से आप दर्शन कर सकेंगे। जब जाना चाहें, जिस मौसम में जाना चाहें, आप वहां जा सकते हैं। लेकिन जानते हैं, रक्षा मंत्री होने के नाते मुझे क्या खुशी है? मुझे इस बात की खुशी है जब ऑल वेदर रोड बन जाएगी तो हमारा सेना का जवान चीन के बॉर्डर पर भी जाना चाहेगा तो सुगमता से, आसानी से चीन के बॉर्डर पर भी पहुंच सकता। मुझे इस बात की, दुनिया में भारत कुछ बोलता था अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तो लोग गंभीरतापूर्वक हमारी बात को नहीं देते, लेकिन आज यदि भारत कुछ बोलता है तो कान खोलकर लोग सुनते हैं। भारत बोल रहा है, सुनो। धारणा बदल गई है सारी दुनिया। भारत अब कमजोर भारत नहीं, भारत अब एक ताकतवर भारत बन गया। यह धारणा बन गई। आप कहेंगे कि भारत कैसे ताकतवर भारत बन गया? अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। उरी या पुलवामा कश्मीर में, वहां पर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर कातिलाना हमला कर दिया और हमारे कई जवान शहीद हो गए। मैं भी उस समय गृहमंत्री था। प्रधानमंत्री जी ने हम 2-3 लोगों के साथ मीटिंग की और करने के बाद चटपट फैसला कर लिया कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और आपने देखा हमारे सेना के जवानों ने, मेरे बहनों भाइयों, पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया किया और एयर स्ट्राइक करके भी आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में उन्होंने कामयाब। और वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने स्टार प्रचार के लिए पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को मैदान में उतार चुकी है। लिहाजा एक बार फिर दोनों नेता राज्य में पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के स्टार प्रचारक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 10 फरवरी को श्रीनगर और अल्मोड़ा के गुरबांज में सभा करेंगे, जबकि राष्ट्रीय महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा 12 फरवरी को हरिद्वार और उधम सिंह नगर में चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाली हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी यूपी दौरे पर हैं। लखनऊ में ममता बनर्जी ने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सीएम योगी बंगाल में ममता बनर्जी को हराने आए थे, कोविड को नहीं। आपने कितनी लाशें गंगा में बहा दी। जब कोई मरता है तो वो ऊंचा हो जाता है, हर वर्ग का आदमी ऊंचा हो जाता है और आपने लाशों को बहा दिया। आज 5 साल बीजेपी सरकार ने क्या किया? पीएम मोदी कहते हैं कि वैक्सीनेशन फ्री में दी, लेकिन ये पैसा जनता का पैसा है। उन्होंने कहा कि पीएम केयर में पैसे की ऑडिट नहीं होता, जनता का पैसा कहां गया? कोविड में कितने लोग मारे गए, कई लोगों का पलायन हुआ। उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए पहुंची बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यूपी चुनाव में सपा को जीतने और बीजेपी को हराने का आह्वान किया है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक आज उत्तराखंड में तीसरा दिन है उनका, और इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड की जनता एक बार फिर आपको मौका दे, क्योंकि राज्य का विकास आप कर सकती है। वहीं हरिद्वार में पत्रकार वार्ता में अरविंद केजरीवाल ने हिंदू कार्ड भी खेला, पूर्व सैनिकों को लुभाने के लिए सरकारी नौकरियों का वायदा भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य पर 60,000 करोड़ का कर्जा है और राज्य में बीजेपी और कांग्रेस सरकार ने कोई विकास नहीं किया। राज्य के सरकारी स्कूलों को बेहतर करेंगे और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कई योजनाओं का जिक्र इस दौरान वो करते नजर आए, जिनका लाभ जनता को मिलेगा। कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए भी अरविंद केजरीवाल नजर आए। अगर कांग्रेस आ गई तो हमारी आपसे विनती है, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, नई सोच है, नया सीएम चेहरा है, ईमानदार सीएम चेहरा है, दिल्ली में काम करके दिखाया है। आम आदमी पार्टी के पास नए नए आइडियाज हैं, एक पूरा उत्तराखंड को विकास करने का एजेंडा है। हम गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे। जब हम गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे, उसमें कांग्रेस वालों का भी फायदा होगा, उनके परिवार वालों का भी इलाज मिलेगा उसमें। हम गांव-गांव तक शिक्षा देंगे, स्कूल पहुंचाएंगे, सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे जैसे दिल्ली में किए, उसमें कांग्रेस वालों के बच्चों का भी फायदा होगा, कांग्रेस के बच्चों का भी इलाज होगा, वो उनको भी शिक्षा मिलेगी। हम बच्चों को रोजगार देंगे, बेरोजगार बच्चों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, कांग्रेस के बच्चों को भी मिलेगा। हम बिजली 24 घंटे करेंगे, कांग्रेस के हमारे जो साथी हैं उनके। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। आजम खान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने खान को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने आजम खान को अपनी याचिका के साथ संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने को कहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव के सीतापुर जेल में लगभग 2 साल से बंद रामपुर से एसपी सांसद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत पर रिहाई की अर्जी लगाई थी। आजम खान ने अपनी याचिका में कहा था कि राज्य सरकार उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में अभियोजन प्रक्रिया खामख्वाह लटका रही है ताकि वो चुनाव प्रचार में हिस्सा न ले सके। खान ने कोर्ट को बताया था कि प्रदेश की अदालतों में जमानत पर रिहाई के लिए 3 अलग अलग मामलों में अर्जियां लगा रखी हैं, लेकिन सरकार का अभियोजन विभाग उसमें जानबूझकर लापरवाही बरत रहा है। अगली खबर अरुणाचल प्रदेश से है, जहां एवलांच के बाद लापता हुए सेना के 7 जवानों के शव बरामद हुए हैं। सोमवार 7 फरवरी को बताया गया था कि अरुणाचल में सेना के एक पेट्रोलिंग टीम एवलांच की चपेट में आ गई है, जिसके बाद से ही लगातार सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। हालांकि सेना के इन 7 जवानों में से किसी को भी जिंदा नहीं निकाला जा सका। जब तक उन्हें खोज लिया गया तब तक काफी देर हो चुकी थी। फिलहाल सभी के पार्थिव शरीरों को उनके घर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। भारतीय सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया केमांग सेक्टर के हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में एवलांच में फंसे सेना के 7 जवानों की मौत हो गई है। सभी जवानों के शव एवलांच वाली जगह से बरामद किए गए और इससे पहले सेना ने जानकारी देते हुए बताया था कि अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में 7 जवानों की एक पेट्रोलिंग पार्टी एवलांच की चपेट में आ गई, जिसमें सभी जवानों को लापता बताया गया था। सेना ने बताया था कि इन तमाम जवानों के रेस्क्यू के लिए एक स्पेशल टीम को एयरलिफ्ट कर मौके पर पहुंचाया गया था। कश्मीर पर हुंडई पाकिस्तान के विवादित ट्वीट के बाद भारत ने सख्त रुख दिखाया है। भारत ने दक्षिण कोरियाई राजदूत को तलब करने के साथ सियोल में भी कड़ा एतराज जताया। भारत ने
भारत ने साथ ही हुंडई कंपनी के वरिष्ठ नेतृत्व से भी नाराजगी जताई। भारत के कड़े रुख के बाद दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन कर घटनाक्रम पर खेद जताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। लिखा कि दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चोंग यू यंग ने आज फोन किया। इस दौरान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों के साथ हुई हुंडई मामले पर भी चर्चा हुई। बताते चले हुंडई के पाकिस्तानी डीलर ट्विटर अकाउंट से जो संदेश पोस्ट किया गया था उसमें कश्मीर एकता दिवस का समर्थन था। इस पोस्ट के बाद ट्विटर पर #बायकॉट हुंडई ट्रेंड करने लगा और कई लोग हुंडई के उत्पाद नहीं खरीदने की भी अपील इस दौरान करते नजर आए। और भारत में कोरोना का कहर अब अपने पहले से कम हो चुका है। एक महीने के बाद लगातार दूसरा दिन है जब कोरोना के मामले 1 लाख से कम दर्ज किए गए हैं। देश में बीते 24 घंटों में 67,597 नए कोरोना के केस आए हैं। बीते 24 घंटे में 1,188 लोगों की कोरोना से मौत हुई। 24 घंटे में 1,80,456 लोगों ने कोरोना को मात दी। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 4,23,39,611 लोग संक्रमित हुए। इनमें से 5,04,062 लोगों की मौत हुई। अब तक 4,08,40,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 10 लाख से कम है और कुल 9,94,891 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है जिनका इलाज चल रहा है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.19% बताई गई। और भारत ने पाकिस्तान से लगी सीमा के पास एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तैनाती कर दी है जिसके बाद से इमरान खान की सरकार काफी डरी हुई है। पाकिस्तान की वायुसेना ने अपनी क्षमता बढ़ाने पर काम करना शुरू कर दिया है। बीते महीने कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि PAF भारत के राफेल विमानों का मुकाबला करने के लिए चीन से 25J-10C लड़ाकू विमान खरीदने की सोच रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने दिसंबर 2021 में कार्यक्रम में कहा था कि 23 मार्च को पाकिस्तान के परेड के दौरान होने वाले फ्लाई पास में 25 J-10 विमान हिस्सा लेंगे। अब खबर आई है कि पाकिस्तान की वायुसेना अपने पुराने बेड़े की जगह अगले महीने 50J F-17 ब्लॉक थंडर लड़ाकू विमान को इसमें शामिल कर सकती है। पाकिस्तानी विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे का उद्देश्य भारत के S-400 सिस्टम के खिलाफ अपनी क्षमता को कहीं ना कहीं अपग्रेड करना है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के इस महीने के अंत में रूस की महत्वपूर्ण यात्रा पर जाने की उम्मीद है जो कि 2 दशकों में किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की पहली मॉस्को यात्रा होगी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने राजनयिक सूत्रों के हवाले से बताया कि खान के 23 से 26 फरवरी के बीच रूस जाने की उम्मीद है। उनकी रूस की यात्रा चीन की उनकी यात्रा के बाद होने की उम्मीद है जहां उन्होंने बीजिंग ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लिया और राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत शीर्ष चीनी नेतृत्व के साथ बातचीत की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस समारोह में वो शामिल हुए थे। चीन के शिनजियांग प्रांत में बीजिंग के कथित मानवाधिकार नीतियों को लेकर अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई पश्चिमी देशों द्वारा इस कार्यक्रम का राजनयिक बहिष्कार किया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने खान की रूस की यात्रा संबंधी खबर की पुष्टि करने से परहेज करते हुए कहा कि इसके लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क किया जाना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। दीजिए इजाजत। नमस्कार।